नेक्स्ट टर्म है हमारा गुड्स। गुड्स का क्या मतलब है, देखो, इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स, it refers to the products in which a business is dealing। वो चीजें, वो फिजिकल चीजें जिनमें कोई बिजनेस डील कर रहा होता है, वो उनकी गुड्स होते हैं, जिस पर्टिकुलर चीज का बिजनेस है। एग्जाम्पल, फॉर अ फर्नीचर डीलर, chairs, for furniture dealer, chairs and chairs, tables, almiras, etc. are goods। अगर ऐसे ही अगर कोई स्टेशनरी डीलर या कन्फेक्शनरी वाला चेयर टेबल रखता है अपने, तो उसके लिए वो गुड्स नहीं है। स्टेशनरी वाले के लिए गुड्स क्या है? मार्कर, पेन, बुक, कॉपीज। तो हर एक के लिए गुड्स अलग अलग हैं। जिस चीज का वो बिजनेस कर रहा है, जिस चीज को वो बार बार खरीद कर बेच रहा है, वो उसके लिए गुड्स हैं। अगर वो बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए कोई चीज खरीद रहा है तो वो गुड्स नहीं है। नेक्स्ट टर्म है स्टॉक। स्टॉक आपने सुना होगा पहले भी, आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है। अगर आपने कभी बात करी हो स्टॉक की, तो स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आपके पास कितना किस चीज का सामान पड़ा हुआ है। जैसे अगर घर पे आपके राइस पड़ा हुआ है तो आप कहोगे स्टॉक ऑफ राइस एट होम, स्टॉक ऑफ फ्लोर एट होम, जितना आपके पास सामान पड़ा हुआ है। बिजनेस में भी लगभग स्टॉक का मतलब यही होता है, लेकिन हर एक चीज के लिए स्टॉक वर्ड यूज नहीं किया जाता है बिजनेस में। स्टॉक का एक नाम और है इन्वेंट्री, और स्टॉक को मर्चेंडाइज भी कहते हैं। मर्चेंडाइज बेसिकली स्टॉक को नहीं, गुड्स के लिए वर्ड यूज होता है जिस चीज में हम डीलिंग कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पर मर्चेंडाइज वर्ड भी यूज कर लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक मीन्स साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बुक में डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल सी दे रखी होती है। मेजर ऑफ गुड्स, मेजर ऑफ गुड्स इन हैंड, यहाँ मेजर की जगह आप अमाउंट कर दो, अमाउंट ऑफ गुड्स इन हैंड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट पर हमारे पास कितने गुड्स हैं अवेलेबल फॉर सेल, वो गुड्स होता है, वो स्टॉक होता है नॉर्मली। लेकिन स्टॉक भी कई तरह का होता है। अगर हम एक ट्रेडिंग फर्म है, ट्रेडिंग फर्म के बारे में आपको बिजनेस में बताया था, जो खरीद कर बेचती हैं, तो उनका स्टॉक तो यही हो गया। लेकिन अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो बनाकर बेचते हैं, उनके पास तीन तरह का स्टॉक होता है। पहला, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो गुड्स जो बनकर तैयार हैं पूरे, उनका स्टॉक जो कभी भी बेचे जा सकते हैं। दूसरा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल। सपोज आपकी जो है कार बनाने का काम है आपका, तो रॉ मटेरियल में क्या होगा, जो कार के लिए आपको स्पेयर पार्ट चाहिए, पेचेस वगैरह, और जो भी जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, इंजन की मोटर, टायर, सब अलग अलग रखे हुए हैं, वो स्पेयर पार्ट्स हैं। अभी वो कार में
असेंबल नहीं हुए हैं। कंप्यूटर का काम है तो हार्ड डिस्क, क्या कहते हैं, रैम, मॉनिटर, सीपीयू की मदरबोर्ड वगैरह सब अलग अलग हैं, अभी वो असेंबल नहीं हुए हैं। तो स्टॉक और रॉ मटेरियल। और तीसरा होता है स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स। ऐसा भी पॉसिबल है कि गुड्स पूरे तरीके से तैयार ना हो अभी, आप क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे चेक करते हो, ये नहीं कि स्टॉक जो है टाइम पर चेक होता है पूरे साल के लिए, एक महीने में कितना स्टॉक है, आज मेरे पास कितना स्टॉक है। तो ये तीन तरह के स्टॉक हो सकते हैं कि अभी हो सकता है मैं चेक करूं अपना स्टॉक, तो कुछ सामान ऐसा हो जो रॉ मटेरियल की कैटेगरी में भी ना आए और फिनिश गुड्स की कैटेगरी में ना आए, उसमें काम करना तैयार हो चुका हो। आपके पास लकड़ी पड़ी है तो वो तो रॉ मटेरियल में आ गई, चेयर बन गई है तो वो फिनिश गुड्स में आ गई। लेकिन अभी अगर वो चेयर पूरी तरीके से तैयार नहीं है बेचने के लिए और वो लकड़ी भी नहीं रही है, बीच का काम हो रखा है, तो वो सेमी फिनिश्ड गुड्स की कैटेगरी में आती है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म के पास तीन तरह का स्टॉक होता है। इस सेमी फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक को हम वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं। काम चल रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस। जो हमारे पास ईयर के एंड में स्टॉक होता है, स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जनरली अभी आप आगे आप पढ़ेंगे एक एक ईयर करके अकाउंटिंग की जाती है, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। जो इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, जिस स्टॉक से हम क्लोज करेंगे, आज शाम को अगर हमने दुकान बंद करते हैं जितना स्टॉक रखा, अगले दिन सुबह स्टॉक ओपन, दुकान ओपन करते हो उतना ही स्टॉक होगा, अगर चोरी नहीं हुई तो वो तो अलग चीज है। तो नेक्स्ट स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर जो होता है, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, इज इक्वल्स टू स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर होता है, और इसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यानी इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा, उल्टा टू नहीं होगी। इस ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 365 दिन बाद आएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक इक्वल होते हैं, ये बात नहीं कही जा रही है। करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, उसके अलावा कोई और इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, अभी हम गुड्स से ही रिलेटेड कुछ टर्म्स और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टर्म है परचेज, परचेजेस या परचेज। नॉर्मल इंग्लिश में बात करें तो परचेज का मतलब होता है खरीदना, अकाउंट्स में भी लगभग उसका मतलब खरीदना ही होता है, लेकिन फिर भी परचेज का मतलब अकाउंट्स में काफी अलग है। हम मोबाइल खरीदा तो हमने कहा हमने मोबाइल परचेज किया, हमने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप परचेज किया, हमने चावल खरीदे तो राइस परचेज की, जो भी खरीदा उसका आगे परचेज लगा देते हैं। अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग में जब हम परचेज की बात करते हैं तो परचेज का मतलब होता है बाइंग ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल। ठीक है, परचेज का मतलब होता है बाइंग ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर द बिजनेस। जब हम गुड्स और रॉ मटेरियल खरीदते हैं अकाउंटिंग में, सिर्फ तभी उसको परचेज बोला जाता है। यानी अगर हम कुछ और खरीदेंगे तो वो परचेज नहीं कहा जाएगा। परचेजेस, the purchases can be made for cash और क्रेडिट। क्या मतलब हुआ, हम कैश में सामान खरीद सकते हैं यानी पैसे देके,
या उधार में भी सामान खरीद सकते हैं। जो कैश में खरीदा जाता है उसे कैश परचेज कहा जाता है, जो उधार में सामान खरीदा जाता है उसे क्रेडिट परचेज कहा जाता है। ये आपके लिए एक नया टर्म आया है, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब इंग्लिश में कई मीनिंग्स होते हैं। एक क्रेडिट तो ये भी होता है, आपने मुझे इसका क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर जो अकाउंट से रिलेटेड क्रेडिट वर्ड है उसका मतलब है उधार। कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। अगर हम पैसे दे के सामान खरीद के ला रहे हैं तो उसे कैश परचेज बोलेंगे, और अगर उधार करके सामान लेके आ रहे हैं, आप में से कई बार होता होगा, आप सामान लेने गए, आपके पास उतने पैसे नहीं थे जितने आपको सामान खरीदना था, कम पड़ गए, तो उतना क्रेडिट हो गया, उतना क्रेडिट परचेज हो गया। तो कैश परचेज भी हो सकती है और कैश परचेज, क्रेडिट परचेज भी हो सकती है। दो तरह की परचेज होती है। नेक्स्ट टर्म है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न जैसा कि नाम बता रहा है, रिटर्न ऑफ परचेजेस। आपको खरीदा हुआ सामान पसंद नहीं आया या उसमें कोई डिफेक्ट निकल गया तो उसकी वजह से आप उस सामान को वापस कर देते हैं। तो इसका एक और नाम दिया गया है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड, इसका दूसरा नाम है, सिंपल नेम है परचेज रिटर्न, और एक और टेक्निकल नेम है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, देखो, गुड्स परचेज्ड may be returned to the seller। ऐसा हो सकता है कि हम सेलर को गुड्स वापस कर दें for any reason like defect etc। किसी भी रीजन की वजह से वापस हो, चाहे किसी भी रीजन से हो, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन मैच नहीं करी, हमें पसंद नहीं आया, तो गुड्स रिटर्न जो हुए हैं, गुड्स रिटर्न आर नोन एज परचेज रिटर्न। नेक्स्ट टर्म सेल्स। सेल्स का मतलब बेचना। नॉर्मली हम कहते हैं सेल, सेल का मतलब होता है जिसमें डिस्काउंट मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल्स का मतलब बेचना भी नहीं होता है बिजनेस में, अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में सेल का मतलब होता है सेलिंग ऑफ गुड्स। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, सेल मीन्स सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप गुड्स और सर्विसेज को बेचते हो तो वो सेल्स कहलाता है। सेल्स के लिए ही बिजनेस किया जाता है। देखो, अब एक और ध्यान रखना है, परचेज में गुड्स भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है। सेल में सिर्फ गुड्स है, रॉ मटेरियल नहीं। हम रॉ मटेरियल नहीं बेचते, कच्चा माल थोड़ा बेचेंगे। कच्चा माल बेचेंगे तो फिर हमने किया ही क्या, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके ही बेचेंगे। अगेन जैसे परचेज जो होती है, सेल्स कैश और क्रेडिट में हो सकती है, ऐसे सेल्स कैन बी मेड फॉर कैश और क्रेडिट। ये भी कैश में और क्रेडिट में हो सकता है। नेक्स्ट टर्म है सेल्स रिटर्न। इसका एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड। सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। When goods are returned by the customer due to some reason, it is known as sales return. It is known as sales return।